बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 डिपार्टमेंटल अकाउंट का। इसमें दिया हुआ है शर्मा ब्रदर्स के 3 विभाग हैं। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित क्रय विक्रय समांक निम्न है। तो ये आपका स्टार्ट क्वेश्चन हो। इन 3 डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ए, बी और सी 3 डिपार्टमेंट हो गए। सबसे पहले लिखा है परचेज एट ₹1 लाख। तो परचेज यहाँ पे रुपए में दिया हुआ है, 1 लाख रुपए का परचेज है। लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न की विशेषता ये है कि सारा प्रश्न यूनिट्स में दे रखा है। सही है, यानी ओपनिंग आप जो परचेज है वो भी यूनिट्स में है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है वो भी यूनिट्स में है, सेल्स दे रखा है वो भी यूनिट्स में है, और सेल्स के नीचे सेलिंग प्राइस दे रखी है वो रुपए में दे रखी है, लेकिन वो भी प्राइस सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो सेल्स आ जाएगा, ये तो समझ में आ जाता है। प्रश्न में क्या है, सकल लाभ की दर समान मानते हुए, सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट, वो कहता है समान मानते हुए 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विभागीय व्यापार खाता तैयार कीजिए। केवल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, क्योंकि और तो कुछ दे ही नहीं रखा है। ये प्रश्न आपके देखो MGS यूनिवर्सिटी बीकानेर 2011, 2018 कोटा यूनिवर्सिटी 2018, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर 2014 और 2018। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतनी बार पेपर में आया हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन दिखने में छोटा है पर एक्चुअली ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ये जितनी भी संख्याएं दे रखी है वो सारी यूनिट्स में है, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए इन सबको हमें रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें होता है। केवल एक लाइन ऐसी दी है जिसे पूरा प्रश्न सॉल्व करना है, वो है कि जीपी रेट जो है वो सभी स्थिति में, चाहे ए डिपार्टमेंट हो या बी हो या सी हो, समान है, ये इसने कहा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहली कैलकुलेशन नंबर 1 करनी है जीपी रेट। सबसे पहले जीपी रेट कैलकुलेट करना है, और जीपी रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है वो देखें। आप लिखें मानक जितना परचेज किया है उससे ही बेचा जाता है। सबसे पहले हम इस एजम्पशन को लेंगे, माना यानी लेट द परचेज क्वांटिटी विल बी सोल्ड ओनली, ऐसा हम मानेंगे। तो अब परचेज कितना हुआ है, यूनिट्स में देखो, परचेज, तो परचेज यूनिट में कितना हुआ, 1000 यूनिट है ना। किसका था ये, ए डिपार्टमेंट का, बी का 2000 यूनिट, और सी का हाँ बेटा 2400। ये परचेज यूनिट दे रखा है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जितना हमने परचेज किया उतना ही बेचा जा रहा है, ऐसा हम एज्यूम करेंगे, माना है ना। तो ठीक है, बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स, माना, एज्यूम शब्द लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। तो सेल्स क्या होगा, ए का सेल्स हो जाएगा 1000 यूनिट, इनटू रेट क्या है, सेलिंग प्राइस बताना, पहले की 20 गुणा करें कितना होता है 20,000। इसी तरह से बी 2000 यूनिट है, बेचा कितने में जाएगा इसको, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 22.5, गुणा करने पर 45,000। और थर्ड सी, इसमें आपके क्या है 2400 यूनिट है, और सेलिंग प्राइस कितना है 25। कितना होता है, हाँ बेटा
60,000। ये हमने क्या किया, देखो ये तो हमने ली परचेज यूनिट और इसको गुणा किससे करी, सेलिंग प्राइस से। तो हमारी जो पहली लाइन लिखी हुई है कि माना जितना परचेज किया उसे बेचा जाता है, तो अगर उसे बेचा जाए तो कितने रुपए में बिकेगा, सही लिया है हमने, समझ में आया बेटा यहाँ तक सभी को, कोई दिक्कत इसमें? जितना यूनिट हमने परचेज किया माना हमने उतना ही बेचा है, क्लियर? तो वो बेचेंगे तो परचेज यूनिट थी 1000 और बेचा है 20 रुपए में, सेलिंग प्राइस दे रखी है प्रश्न में, तो गुणा करने पर ये सेल्स आ गया, सही है, कोई दिक्कत इसमें? अब आगे इसकी टोटल लगाते हैं, 1,25,000 ये सेल्स हो गया बच्चों, सही है? लेस परचेज, अपने पास परचेज है, परचेज रुपीस में दे रखा है आपको 1 लाख, तो वो आप क्या करोगे, घटा दोगे, तो प्रॉफिट कितना आया, 25,000, ये आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है? अब इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो वो जीपी रेट बनेगा, तो जीपी रेट बराबर प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, तो प्रॉफिट 25,000 अपॉन सेल्स 1,25,000 इनटू 100, तो आता है 20%। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीपी रेट निकालने का तरीका, ठीक है? इसके अलावा और कोई तरीका हमारे पास था नहीं, क्योंकि हमारे पास जो परचेज है ना केवल वो 1 लाख रुपए दे रखी थी और वो इन्हीं यूनिट्स के लिए दे रखी थी, तो हमने इस ट्रिक को अपनाया कि जितनी यूनिट हमने खरीदी ना उन्हीं को बेचते हैं, तो कितना सेलिंग प्राइस बनता है, तो हमने निकाला 1,25,000, उस 1,25,000 में कॉस्ट 1 लाख है, घटा दिया तो प्रॉफिट कितना है 25,000, उसका परसेंटेज निकाल लिया, सही है ना? अब चूंकि प्रश्न में एक लाइन लिखी हुई थी कि जीपी रेट हर स्थिति में समान है, लिखा हुआ था ना, तो अब चाहे आप 1 लाख की परचेज के लिए जीपी रेट निकालो, चाहे 10 लाख की परचेज के लिए जीपी रेट निकालो, जीपी रेट सेम रहने वाला था, क्यों? क्योंकि प्रश्न की पहली लाइन यही थी केवल जीपी रेट हर परिस्थिति में समान है, तो हमने कहा ठीक है हम इस तरीके को अपनाते हैं, इस तरीके को अपनाकर हमने क्या निकाल लिया, जीपी रेट। यहां तक जिसको समझ में आया हाथ ऊपर कर, कोई इशू नहीं। जीपी रेट कैलकुलेट होने के बाद में सेकंड स्टेप आपका आएगा नंबर 2, कॉस्ट पर यूनिट, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए, बी और सी 3 है, इसमें आप सबसे पहले लिखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट SPPU, तो 20, 22.5 और 25 सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो गया बेटा, लेस जीपी रेट, लेस जीपी करो, रेट नहीं, लेस जीपी, और जीपी लेना है @25%, सॉरी 20%, हाँ बेटा 20%, तो 20% लेस करो, तो लेना 20% इसी का है, तो 20 का 20% 4 घटाने पर 16, ये कॉस्ट हो गई, कॉस्ट पर यूनिट, सीपीयू बोलते हैं इसे, समझ में आ गया बच्चों? कॉस्ट पर यूनिट कैसे आया, 20 रुपए सेलिंग प्राइस थी, ठीक है, सेलिंग प्राइस में से हमने जीपी घटाया यानी प्रॉफिट घटाया, तो सेल्स में से प्रॉफिट घटाते हो तो क्या आता है, कॉस्ट आता है, तो कॉस्ट पर यूनिट आते हो गया 16 रुपए, कॉस्ट पर यूनिट, 1 यूनिट की कॉस्ट आएगी। अब इसी तरीके से 22.5 का 20%, 5 ही होते हैं, ये 4.5 होता है, 4.5 होता है, तो 4.5 घटाओ तो कितना आया 18, उसके बाद में इसका 5 होता है ना 25 का, 5 घटाने पर 20, ये आपके आ गई कॉस्ट पर यूनिट, ठीक। अब मैं आपको ये क्रॉस चेक करके बताता हूँ कि देखो हमने सही माना था और सारी चीजें सही चल रही हैं। तो नंबर 2 के बाद में नंबर 3, परचेज
इन रुपीस। हमारे पास टोटल तो पता है ना हमको कितनी थी। अब मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा, है ना। ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए परचेज कितनी यूनिट किया था? ए कितना यूनिट था? 1000 यूनिट। बी का 2000 और सी का 2400। ये हमने किया था ना, दिया हुआ था, ऐसे ही तो लिखा हुआ था। देखो, परचेज इन रुपीज 1 लाख और उसके सामने यूनिट लिखा हुआ था। अब क्रॉस चेक करना है तो इसको लिखे, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? कॉस्ट से। तो कॉस्ट पर यूनिट से इसको क्या करना है? गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? पहले की 16, गुणा करो कितना आता है? 16। तीनों में करना है ना, इसको 16 से, इसको 18 से गुणा करना है और इसको 20 से गुणा करना है। तो पहले का 16,000, दूसरे का 36,000 और तीसरे का 48,000। आप इन तीनों की टोटल लगा लो, 84,000 तीनों की। 2000 इंटू 18 36,000, 48,000, ये यहाँ पे 1 लाख है। प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब हमने कॉस्ट पर यूनिट कितनी अच्छे तरीके से निकाल लिया कि हम इसको वापस चेक भी कर रहे हैं। परचेज हमने यूनिट को लिया, उस कॉस्ट पर यूनिट को लिया और हमारा परचेज 1 लाख आ गया। बस यही प्रूव करना था अपने को। हो गया परचेज। परचेज इन रुपीज भी आ गया आपके पास, ए, बी और सी तीनों का। ठीक है, अब आप थर्ड लिखो, फोर्थ लिखो। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ना? लिखो ओपनिंग स्टॉक। वो भी आपकी यूनिट में दे रखा है, ए, बी और सी। यूनिट कितना है? 120, 80 और 120, 80, 152, 152। इसको भी आप किससे गुणा करेंगे? इनटू कॉस्ट पर यूनिट से। तो कॉस्ट पर यूनिट पहले में 16 से, इंटू 16, इंटू 18, इंटू 20। तो जब आप गुणा करेंगे तो आपका इनके भी रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना होता है? 1920, 1440, 3040। ठीक है, तो इसको हमने, इसको भी क्या कर दिया? परचेज भी रुपए में कन्वर्ट हो गया, ओपनिंग स्टॉक भी रुपए में कन्वर्ट हो गया, और क्या रहा? सेल्स। तो फिफ्थ पॉइंट लिखो, सेल्स। वो भी रुपीज में कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें आपके ए, बी और सी 3 है ना? सेल्स यूनिट में कितना है? 1020, 1020, फिर 920, 2456। इसको आप गुणा जो करेंगे ना, मल्टीप्लाई, वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से करेंगे। तो वो इनटू पहली सेलिंग प्राइस कितनी है? 20 है। दूसरी सेलिंग प्राइस कितनी है? 22.5 है। और तीसरी सेलिंग प्राइस 25 है। तो इससे ये भी रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रुपए में कन्वर्ट कर दो, कितना होता है सेल्स? कितना है पहले का? 20,400। यहाँ पे 43,200, 61,400, 61,400। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया। क्लोजिंग स्टॉक, तो 6th कैलकुलेशन लिखो, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा यूनिट में। प्रश्न में यूनिट में भी दिया हुआ नहीं है। देखो दिया हुआ है प्रश्न में, कहीं पे यूनिट नहीं दिया हुआ ना, नहीं दिया हुआ तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे बनाओ ए, बी और सी। ठीक है, सबसे पहले आपके
ओपनिंग स्टॉक कितना था यूनिट में? 1000, 2000, 2000। ओपनिंग स्टॉक आपके था 120, 80 और 152। ऐड परचेज, इसमें परचेज जोड़ो, सारा यूनिट में चल रहा है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिट, तो कितना है? 1000, 2000 और कितना है? 2400। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1120, दूसरा 2080 और तीसरा 2552। इतना आपके पास ओपनिंग स्टॉक और परचेज क्या बताता है कि इतना स्टॉक आपके पास था, सही है ना? ओपनिंग स्टॉक और परचेज यही तो बताता है कि अपने पास था कितना। इसमें से लिखो लेस सेल्स, वो भी यूनिट वाला। तो पहले में कितना यूनिट है? 1020, दूसरे में 1920 और तीसरे में 2456। तो सेल्स घटा देंगे तो अब जो बचेगा वो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक, सही है ना? तो क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स आ जाएगा, कितना है? 100, 160 और 96 आ गया। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हो, O प्लस P माइनस S इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ये है, ये यूनिट में आया है। यहां तक समझ में आ गया ना? यूनिट में आ गया। अब ये यूनिट में आया तो वापस रुपए में कन्वर्ट करना। तो 7वां पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में लिख दो रुपीस। अब रुपीस में आसान है, A, B और C। तो यूनिट तो दे रखा है आपके 100, 160 और 96, और इसको भी किससे गुणा करेंगे? मल्टीप्लाई विद कॉस्ट पर यूनिट से। तो कॉस्ट पर यूनिट है आपका 16, 18 और 20। तो इससे गुणा करने पर ये भी रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आता है? 1600, फिर 2880, 1920। अब आपके सारी चीजें आ गई प्यारे बच्चों। अब हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ये सारा वर्किंग नोट था, 7 वर्किंग नोट बने हैं इसके लिए। अब आपको इसमें क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, 4 एंट्री है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस इसमें मेन वर्किंग नोट था, और वर्किंग नोट में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट था ना, वो जीपी रेट कैलकुलेट करना था। जीपी रेट एक एजम्पशन से कैलकुलेट हो गया, अब कुछ नहीं है। हेडिंग लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट, और इसमें A, B और C, A, B और C। सबसे पहले आप नंबर 1 पे लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक। अब इसमें सारा है ना रुपए में लिखना है, तो हमने कैलकुलेट करा हुआ है रुपए में। बोलो कितना कितना है? 1920। 1920 के बाद में पहला 1920, दूसरा 1440, 1440 और 3040। ये रुपए में हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद में 2 परचेज। परचेज कितना है इन रुपीस? 16,000, 36,000, कितना? 48,000। फिर उसके बाद में परचेज के बाद में बाय सेल्स, सेल्स है आपके 20,400, फिर 43,200, 43,200, 61,400। फिर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 1600, 1600, 2880, 1920। हो गया। ओपनिंग स्टॉक
और ये सब चीज़ें आ गई तो बस अब और इस सवाल में कुछ नहीं है। इधर का टोटल लगाओ, इधर डिफरेंस जो है वो आपके आएगा 2GP, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। तो इधर का टोटल कितना हुआ बेटा? 22,000। दूसरे का? हाँ बेटा, बी का 45 नहीं हो जाएगा, 46,000 80 और 63,320। ये सेम इधर लिख दो, 22,046 0 80, अंतर निकाल लो, जीपी हो जाए 63,320। तो प्रॉफिट आपका डिफरेंस आएगा पहला 4,080 बैलेंसिंग फिगर। हाँ बेटा, 8,640 12,280। आंसर दिया हुआ बेटा, चेक करो आंसर ये होएगा, दिया हुआ है क्या? अच्छा, इतना ही सवाल है, ये इसका आंसर होगा। प्यारे बच्चों, इस सवाल में मेन यही था, मेन अकाउंट तो छोटा सा है पर सारा प्रश्न यूनिट में दे रखा था, और अब आप समझ गए हैं कि ये पेपर में क्यों इतनी बार आया है। उसका सीधा सीधा कारण यही है, बार बार ये अकाउंट सवाल क्यों पूछा जाता है। दिखने में छोटा है और सवाल करने में बड़ा है, लेकिन आसान ये है कि इसमें बस एक कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया है देवेंद्र मिनरल के X, Y और Z 3 विभाग हैं। निम्नलिखित विवरण से फर्म का विभागीय व्यापार खाता तैयार कीजिए। इसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। इसमें आपके दे रखा है डिपार्टमेंट X, Y और Z, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्चुअल सेल्स यानी सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अब ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है वो नीचे अन्य सूचनाओं में हमारे पास है। वही कहते हैं वर्ष में कुछ मदों का बट्टे पर विक्रय किया गया था। बट्टा यानी एट डिस्काउंट। कुछ ऐसे थे जिसमें हमने क्या किया, डिस्काउंट पे सेल किया, एंड दीज डिस्काउंट वर रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ सेल्स शोन अबव। जो ऊपर ये दे रखी है सेल्स, उसमें डिस्काउंट जो है ना वो घटाने के बाद में लिखा हुआ है, इसलिए उसने क्या शब्द यूज किया है, एक्चुअल सेल्स। ठीक है, द आइटम सोल्ड एट डिस्काउंट वर, जिनको हमने डिस्काउंट पर बेचा था वो क्या थे, तो डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट जेड ने 3 लोगों ने बेचा था। सेल्स एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, अगर किसी व्यक्ति को ये माल नॉर्मली बेचा जाता विदाउट डिस्काउंट तो ये 30,500 का होता। सेल्स एट एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस इसने कहा कितनी है, 20,000। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस डिस्काउंट हो गया कितना, 10,500। सही है ना? अगर सही रेट लेता तो 30,500 होता, लेकिन डिस्काउंट पे किया इसलिए क्या हो गया, 10,500 का डिस्काउंट 20,000 में बेचा। और ये जो ऊपर सेल्स दे रखा है ये 7 लाख, वो कहते हैं कि 7 लाख में हमने तो केवल 20,000 ही जोड़ा है। आ रही बात समझ में? इसलिए इसने इसका नाम दिया एक्चुअल सेल्स। ठीक है, अब आप कहोगे सर इतना क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि जीपी का रेट है ना वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है। अब जीपी रेट जब भी दे रखी है तो प्रश्न हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। आ रही बात समझ? ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी रेट दे रखी है, इसका मतलब हमें सही कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक को। आगे देखो, विक्रय में समझी था, बट्टे पर विक्रय की गई मदें इस प्रकार से थी। ये सारा प्रश्न हमने पढ़ भी लिया, कोटा यूनिवर्सिटी 2011, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर 2016 में आया। प्रश्न ने तो केवल आपको ये कह के छोड़ दिया बच्चों कि हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है और जीपी रेट है। तो जीपी रेट जीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस से निकालना पड़ेगा। तो जीपी रेट सही होगा, जीपी सही निकालोगे तभी तो क्लोजिंग स्टॉक सही आएगा। ये इस प्रश्न का मूल पार्ट है। जो समझ में आता है बच्चों यहाँ तक की बात कि मेन पार्ट क्या है।